मजबूत होके तकड़े होके लोगों की सेवा करने की फल बुद्धि बख्शे और उस महान शहीदा की शहादत के महान राह से तुरन का बल बख्शे। यही साडी अरदास आ। और एक बार फिर मैं समुची लखां की गिनती विच आई देश और दुनिया भर तो आई श्रद्धा ते सत्कार भेंट करने आई संगत का लख लख धन्यवाद। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत, जहां बात होती है आपसे ही जुड़े मुद्दों की जिन पर सियासत हावी है। इसी सियासत के हर पहलू और हर बारीकी पर होगी नजर अगले आधे घंटे। तो आज विज्ञान भवन में एनडीसी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हुई। आपको बताते चले कि इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। नीतीश और मोदी की मुलाकात और उनके सियासी मायनों पर थी सबकी नजरें, लेकिन जो हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। दरअसल तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता इस बैठक में भड़क गई और आधे में ही इस बैठक से वो वॉकआउट कर गई। नाराजगी इस बात की थी कि उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 10 मिनट मिले। तो एनडीसी की आज बैठक थी और इस बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान जयललिता भी इस बैठक में शामिल हुई, लेकिन बैठक के खत्म होने से पहले ही ये जानकारी मिली, ये खबर आई कि जयललिता बीच में ही इस बैठक को छोड़कर चली गई हैं। और बाद में जब इसकी पड़ताल की गई, ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी, तो ये जानकारी मिली और ये साफ हो पाया कि जयललिता दरअसल इस बात से खफा थी कि उन्हें बोलने के लिए, उन्हें अपनी बात रखने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही दिए गए। और इसी बात से खफा होकर, नाराज होकर वो इस बैठक से बीच में ही उठ गई और चली गई। नजरें तो मोदी और नीतीश की तलखी पर थी, लेकिन एनडीसी की बैठक में तो जो हुआ वो सियासत का एक और नया पहलू था। इस बार तमतमाई है तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता। न सिर्फ उन्हें गुस्सा आया, बल्कि उनका पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने पीएम की बैठक को आधे में ही छोड़ दिया और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक से वॉकआउट कर दिया। दरअसल नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्हें बोलने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए गए। हालांकि सभी मुख्यमंत्रियों के लिए वक्त की सीमा तय थी, लेकिन जयललिता के भाषण के बीच में ही जब वक्त समाप्ति की घंटी बजी तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और बिना देर किए उन्होंने केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्रियों की आवाज को दबाने का आरोप भी मढ़ दिया। The voice of the chief ministers has been stifled. We have not been allowed to present our views. I had come with several points which are vital to the interest of Tamil Nadu and to the interest of the nation. But I was told that only 10 minutes would be allotted to each chief minister, and that if we spoke beyond the allotted 10 minutes, a bell would ring.
इससे पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बैठक में देश की आधी आबादी को खतरे में बताया, यानी महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी को तय करने की बात कही। देश के आर्थिक हालात पर अपनी फिक्र जताते हुए पीएम ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 8% का ग्रोथ रेट तय किया। साथ ही मंदी से निपटना अपनी प्राथमिकता बताया। इसके अलावा इस मौके पर पीएम डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सिस्टम की तारीफ करने से भी नहीं चूके। Our 12th plan journey, it is worth noting that we do so with an economy that has shown many areas of strength. We achieved an average of 7.9% growth in the 11th plan period, despite the fact that there were two global crises in this period. This growth has also been much more inclusive than in the past. गैर कांग्रेसी सरकारों के मुख्यमंत्रियों की इस तरह की शिकायत पहली बार नहीं हुई है। भेदभाव के इल्जाम कांग्रेस ने कई बार झेले हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के आरोप और इस तरह की गहमागहमी सियासी पारे को जरूर बढ़ा देती है, जिनसे यकीनन जनहित के मुद्दों पर भी असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आखिर क्यों नाराज हुई जयललिता और अपनी नाराजगी उन्होंने किस तरीके से जाहिर की, वो भी हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाई। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चैनल 1 न्यूज के न्यूज हेड रहमतुल्लाह जी। डॉक्टर रहमतुल्लाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल 1 न्यूज में। आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ चैनल 1 न्यूज संवाददाता आशिफ इकबाल जुड़ गए हैं। उनके पास सबसे पहले जाते हैं। आशिफ, जानना चाहेंगे क्या ताजा अपडेट आपके पास, क्या कुछ है जानकारी आपके पास? देखिए, मैं आपको बताऊं नेहा कि जब हमारी इस बाबत जब हमने जयललिता से बात की, जब उनको टाइम अलॉट किया गया, जब उनको बुलाया गया, पीएम ने उनको बुलाया, वो बात जब करना शुरू हुई तो उनकी बात अधूरी रह गई थी और तभी वो बेल बजा। उसके बाद वो उन्होंने बहुत नाराजगी जाहिर की, वो मीटिंग छोड़ के चले गए। जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये मुख्यमंत्रियों की आवाज को दबाने की ये कवायद है, ये सिर्फ इन लोगों ने खाना पूर्ति करने के लिए बुलाया है, ये बात पूरा सुनना नहीं चाहते हैं, अपनी बात को बताने के लिए इन्होंने बुलाया। सबसे बड़ी बात ये रही है कि मैं आपको बताऊं कि ये पूरी मीटिंग के बाद हमने जब चैनल 1 ने खास बातचीत की अर्जुन मुंडा से, जो झारखंड के सीएम है और बीजेपी के सीएम है, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि वो आवाज दबा रहे हैं केंद्र सरकार, वो हमसे पूरी बात नहीं हमारी पूरी बात नहीं सुन रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ पहले से निर्धारित था, ये वक्त जो मुकर्रर था 10 मिनट का, ये पहले से मुकर्रर था और इसमें केंद्र सरकार ने एक लापरवाही की कि अगर जब ये चीजें हो रही थी उसी समय तमाम मुख्यमंत्रियों से भी एक बार उन्हें राय मशविरा करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, ये गलत है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सब कुछ पहले से निर्धारित था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जयललिता हो या एक बात समझना होगा नेहा कि जयललिता हो या नरेंद्र मोदी हो या फिर बिजू पटनायक हो, प्रकाश सिंह बादल हो, नीतीश कुमार हो, ये लोग ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेने के लिए आए थे। वो राष्ट्रीय विकास परिषद में आए अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए और केंद्र सरकार की को खरी खोटी सुनाने के लिए। तो ये बात पहले से भी ये उम्मीद की जा रही थी कि जयललिता काफी, क्योंकि जब उनके बॉडी लैंग्वेज को हमने मीटिंग में देखा तभी वो थोड़ी सी मतलब उखड़ी हुई नजर आ रही थी। मैं आपको बताऊं कि उनको बैठने के लिए चेयर अलग से इंतजाम किया गया, क्योंकि जो चेयर तमाम मुख्यमंत्रियों के लगाए गए थे, जो लोग विज्ञान भवन में जो सीटें मौजूद थी उस पर वो नहीं बैठ सकी थी, उनको परेशानी हो रही थी, उनके लिए अलग चेयर का इंतजाम किया गया, वो अलग तरीके से बैठी। सबसे आगे के फ्रंट रो में उनको बैठाया गया कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती थी। तो ये तमाम चीजों का ख्याल भी केंद्र सरकार ने रखा। हाँ, लेकिन जहां तक बात गुस्सा होने की है तो मैं आपको बताऊं कि इस पर वाकई वो बहुत नाराज थी। जहां तक दूसरे मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उन लोगों ने भी उनके हाँ में हाँ मिलाया, लेकिन उतने गुस्से में या उतने आक्रामक, खास करके मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं तो नरेंद्र मोदी उतने आक्रामक नहीं दिखे जितना उनसे उम्मीद की जा रही थी। आसिफ, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये जो बैठक की हम चर्चा कर रहे हैं, जिस बैठक से खफा होकर निकली जयललिता, उस बैठक में कांग्रेस शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे और अलग पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन किसी की तरफ से नाराजगी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जो वक्त मुकर्रर किया गया था वो सभी के लिए समान था। फिर ऐसी क्या वजह थी कि जयललिता काफी नाराज हो गई, दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरफ से ये नाराजगी जाहिर नहीं की गई?
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है आपका नेहा। और ये बात हमें भी ये लगी कि आखिर तमाम चीजें जब पहले से निर्धारित है और सभी सीएम, हम आपको बताएं कि हमने नरेंद्र मोदी से खास बात करने की कोशिश की। हमने उनसे ये सवाल ही किया कि क्या आपको वक्त कम मिला। नरेंद्र मोदी ने कुछ भी रिएक्शन नहीं किया, कुछ भी बात उन्होंने नहीं किया। चैनल 1 से मैं जब कोशिश किया गया तो वो कुछ भी नहीं बोले, जबकि उन्होंने ये जरूर कहा केंद्र सरकार पे तमाम तरह के आरोप लगाए कि केंद्र सरकार में नीति कमी है, नेता की कमी है। नीतीश कुमार ने भी कहा कि वो हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, हमारे सियासत को नहीं मान रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। नवीन पटनायक ने आरोप लगाया कि वो हमारे लिए फंडिंग नहीं हो रहा है। लेकिन समय के लिए किसी ने कोई सी तरह की नाराजगी नहीं जताई। यहाँ तक कि अगर एक हम डेकोरम कहें कि पीएम के सामने जिस तरह से सीएम तमाम मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से अपने अच्छे आचरण का परिचय दिया है, वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। लेकिन जयललिता को, जो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, उनको ये नागवार गुजरा कि उनके बीच में उनकी बात को काटा गया और ये मतलब इस तरीके से नाराज हुई कि वो बैठक छोड़ के चली गई। एक तरीके से वॉकआउट कहा जाएगा कि उन्होंने बैठक का वॉकआउट किया। आशिफ, आपने कि इसके पीछे के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं कि वाकई में क्या यही वजह है जिस पर नाराजगी जयललिता ने जाहिर की, या फिर इसके कुछ और ही मायने हैं, कोई और ही वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिफ इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधे रुक करते हैं रहमतुल्लाह जी का। रहमतुल्लाह जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जयललिता इस खास मुद्दे को लेकर नाराज चल रही हैं, नाराज हुई क्योंकि उन्होंने कहा कि वक्त नहीं मिला, या जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बताए थे कि बैठक शुरू होने से पहले ही साफ तौर पर एक जो तलखी है वो उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, गुस्सा और नाराजगी साफ तौर पर पहले से ही उनके चेहरे पर दिख रही थी, लेकिन एक वजह उन्हें मिल गई जिसे लेकर उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी। नहीं, बिल्कुल आपने नेहा सही बातें कही कि अगर हर लोगों के लिए, अगर सभी मुख्यमंत्री के लिए समय निर्धारित है तो फिर किसी एक मुख्यमंत्री का नाराज होना ये किसी तरह से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और मैं आपको बताऊं नेहा कि अगर जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री है वो भी वहां मौजूद है और उनको भी 10 मिनट का समय दिया गया है, नरेंद्र मोदी जिन पर सबकी निगाहें हैं, जैसा कि आसिफ इकबाल हमारे संवाददाता कह रहे थे, क्या अगर वो मेजोरिटी से जीत करके आए हैं, उन पर वो तीसरी बार जीत करके आए हैं, तो क्या अगर उनको कोई शिकायत नहीं है, एनडीए के दूसरे मुख्यमंत्री हैं वो वहां पर है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, किसी को टाइम को लेकर के अगर शिकायत नहीं है, सवाल ये पैदा होता है कि टाइम कहीं ना कहीं उसको एक लिमिट में डालना पड़ेगा। 10 मिनट नहीं है, अगर मैं 1 घंटा देता हूं तो 1 ही घंटा क्यों, मुझे सवा घंटा क्यों नहीं दिया गया? बिल्कुल। अब इसका क्या जवाब है? सवाल है कि अगर देश भर के अगर मुख्यमंत्री आए हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको टाइम में बांधना पड़ेगा। अगर हर मुख्यमंत्री अगर 1 घंटा बोलने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि कई दिन मीटिंग चलेगी। और सवाल है कि यहां सिर्फ अपनी जो चीजें हैं उनको ब्रीफ में रखनी होती है। अगर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में ऐसा नहीं है कि आप जो है ना उसके लिए अलग है, उसके लिए आप योजना आयोग में जाते हैं, वहां अपनी बात रखते हैं, वहां उन्हें आप रिटर्न में देते हैं। वहां अगर आज किसी मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा रही थी तो वो नीतीश कुमार से की जा रही थी कि वो नाराज होंगे और उनकी नाराजगी देखने को मिलेगी। आसिफ इकबाल, जैसा कि हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने दिन में भी कहा कि नीतीश कुमार लंबे दिनों से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और उसको योजना आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया। उसने कहा कि जो क्राइटेरिया है विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का उसको फुलफिल नहीं करता है बिहार, इसलिए उन्हें नहीं दिया जाएगा। आप समझ सकती हैं कि उसके लिए नीतीश कुमार अपने राज्य के हर जिले का दौरा किया, उसके लिए एक बड़ी उन्होंने रैली की, उसके लिए वो बिहार के जितने भी एमपीज आते हैं उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया और वो प्राइम मिनिस्टर से जाकर के मिले कि बिहार चूंकि कई क्षेत्रों में पिछड़ गया है इसलिए उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि आज अगर कोई नाराज होने की अगर किसी की बात थी और यह खबर चूंकि कल की है इसलिए आज नीतीश कुमार को मौका था, वो नाराज हो सकते थे। लेकिन अगर वो शालीनता, तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर से मुझे भी शिकायत हो सकती है। देखिए अगर एक मीटिंग हो रही है, एक कहीं बैठक हो रही है, तो वहां शालीनता का ख्याल रखा जाना चाहिए। रहमतुल्लाह जी, यहाँ वक्त की कमी है। एक दूसरा सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर इस पूरे मामले को दूसरे नजरिए से देखा जाए, जो वक्त की कमी यहाँ पर जयललिता की तरफ से कही गई है, इस बैठक का आखिर मकसद क्या था? इस बैठक के जरिए किन मुद्दों पर खासतौर पर चर्चा की जानी चाहिए थी? क्या वाकई में समस्याओं को सुनने के लिए अगर इस बैठक को बुलाया गया है तो आपको लगता है कि 10 मिनट वो वक्त काफी है? क्या कोई राज्य का मुख्यमंत्री, एक बड़ा राज्य, तमाम सारी समस्याएं, और सिर्फ 10 मिनट अगर मिलना, आपको ही लगता है कि कहीं ना कहीं वक्त बेहद कम है? नेहा, देखिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें होता है कि पिछले पंचवर्षीय योजना में जो फंड दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जो राज्यों को फंड दिया गया है वो किस तरह खर्च हुए, उसमें क्या हुआ, जिन कामों के लिए उसको दिया गया था जो पैसे वो उस तरह से खर्च हुए, ये ब्रीफ में ये बताना होता है। प्लस ये बताना होता है कि अगले पंचवर्षीय योजना जो 12 फिफ्थ ईयर प्लान बन रहा है उसमें हमें क्या पैसा चाहिए, हमारे राज्यों में किस तरह के डेवलपमेंट होने हैं, हम किन किन विकास के कामों में हम उसको खर्च करेंगे, इसको बताना होता है। तो मुझे लगता है नेहा कि 10 मिनट नहीं, अगर मैं 1 घंटा भी अगर किसी मुख्यमंत्री को दे दिया जाए तो वो भी कम होगा। बिल्कुल। अगर हर राज्य में अगर 35 जिले हैं, 40 जिले हैं, बड़े राज्य हैं उसमें, तो ये पॉसिबल नहीं है
कि आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट में, 10 मिनट वहां सिर्फ ब्रीफ में बताना होता है। बाकी हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी आते हैं, वो योजना आयोग के जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो उनसे मिलते हैं, हर राज्य के लिए मेंबर बटे हुए हैं, वो उनसे मिलकर के अपनी बातें कहते हैं। इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री अपने राज्यों की चीजों को, अपने राज्यों के जो परेशानियां हैं, यानी कि पूरे विस्तार तरीके से ना बताकर ब्रीफ में बताया जाए, संक्षेप में बताया जाए, ये इस बैठक में ये जरूरी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वजह जो साफ निकलकर सामने आई है, जो वजह बताई जा रही है कि वक्त नहीं मिला, अब अंदर खाने की क्या बात है वो तो कुछ ही वक्त बाद या ये कहे कि साफ हो जाएगी कि आखिर वाकई में जयललिता अगर नाराज हैं तो किस बात से नाराज हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए, दिल्ली पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जाएंगे बीजेपी मुख्यालय और मुख्यमंत्री बनने के बाद, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किस तरीके की तैयारियां बीजेपी मुख्यालय में चल रही हैं, बात करेंगे उस पर। तो बिल्कुल वेलकम मोदी दिल्ली आए हैं, इस बैठक में शामिल हुए। जी हां, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली आए। इस बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को आखिरी रूप देने पर चर्चा हुई। इस बैठक में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे, लेकिन तीसरी बार जीत कर आए नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा सबकी नजर थी। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के घर भी जा रहे हैं। उसके बाद शाम को 4:30 बजे वो बीजेपी दफ्तर जाएंगे, जहां उनके सम्मान में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और फिलहाल चलिए सीधे रुख करते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और वहीं पर चैनल वन न्यूज संवाददाता रजनीश बने हुए हैं अपडेट देने के लिए। रजनीश, जानना चाहेंगे इस समय वहां क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल नया, इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय 11 अशोक रोड है, वहां मोदी के आगमन की तैयारी चल रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो जरा दिखाएं दर्शकों को जो मोदी के आने पर जो पूरी तैयारी की जा रही है। इतनी गदर, इतनी ज्यादा भीड़ है कि हर वर्ग का नेता नरेंद्र मोदी को मिलने की कोशिश करेगा। हर वर्ग का नेता नरेंद्र मोदी के लिए आराध्य ये 11 अशोक रोड जो केंद्रीय कार्यालय, वहाँ छोटे से लेकर बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। और जो दर्शक है, जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। और साथ में जो बाहर पोस्टर लगे हुए हैं उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि गुजरात जीता है, भारत जीतेंगे। तो नरेंद्र मोदी का दिल्ली आना और उसके बाद 11 अशोक रोड में उनका जी बड़े स्तर पे आ रहे हैं और ये उनका शक्ति प्रदर्शन है नेहा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो क्या सोचते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ये दर्शा दिया, ये दिखा दिया कि उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई और बड़े तक का नेता नहीं है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो एक पोस्टर में अपने कैमरामैन से कहूं जो सामने लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गुजरात विजेता जननायक श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। तो उसमें भी नरेंद्र मोदी एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति दिखाए गए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी छोटे। तो साफ है कि नरेंद्र मोदी एक बड़े कद के नेता हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी हो गई है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में उनका आज आगमन, उनका जो स्वागत समारोह चल रहा है, ये साफ साफ दिखाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में वो एक बड़ा कद रखते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो बड़ा कद रखते हैं और अपनी जीत के साथ ही और लोगों के प्यार के साथ उन्होंने ये जाहिर भी कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी 4:30 बजे जो जानकारी मिल पा रही है, जो वक्त मुकर्रर किया गया है कि शाम 4:30 बजे वो यहां पहुंचेंगे, मुख्यालय पहुंचेंगे, जिनका स्वागत करने के लिए तैयारियां अभी चल रही है, तैयारियां भी हमने देखी। लेकिन रजनीश, इस दौरान वहां पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं? बीजेपी के क्या तमाम जो आला नेता हैं वो वहां पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, अगर बड़े नेताओं की बात करें, इस समय यहाँ पर कलराज मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोर्ट्स पर्सन निर्मला सीतारमण है, कार्यालय प्रभारी वो भी है, और साथ में श्याम जाजू जो कि हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं और कार्यालय के जनरल सेक्रेटरी।
तो ये सब बड़े नेता और साथ में शहनवाज हुसैन साहब और मुख्तार अब्बास तक भी जो बड़े स्तर के नेता वो आ रहे हैं। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी और साथ में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, उनके आने का कार्यक्रम यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ ही वो आएंगे, क्योंकि 3:30 बजे नरेंद्र मोदी डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात करेंगे, फिर वो 4 बजे लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करेंगे, फिर वो 4:30 बजे पार्टी कार्यालय आएंगे जब यहाँ इनका प्रोग्राम चलेगा, और उसके बाद लगभग 6:30 बजे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। तो कई ऐसे बड़े कद के नेता जो इस समय आ चुके हैं उनकी मौजूदगी को लेकर, और साथ में ये है कि और जो कि नरेंद्र मोदी भी खुद इस तरह आते हैं कि उनके साथ युवा अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर भी यहाँ पे मौजूद आ गए हैं अपने युवा पीढ़ी के साथ और युवा वर्ग के साथ। तो पूरा कई ऐसे बड़े नेता हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ में जो राष्ट्रीय स्तर के और बड़े नेता हैं उनके आने का कार्यक्रम यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ ही वो आएंगे। नया बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। अभी तक कितनी भीड़ जुटी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की, वो भी तस्वीरों के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाया। रजनीश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल रुख करते हैं रहमतुल्लाह जी का। रहमतुल्लाह जी, जो चर्चा हो रही है नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर, वेलकम मोदी इस तरीके से कहा जा रहा है, खुशियां जाहिर की जा रही हैं और खुशी साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के चेहरों पर देखी भी जा सकती है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी का दिल्ली आना और बीजेपी मुख्यालय में इतना बड़ा, इतना जोरदार स्वागत, क्या आपको लगता है कि कोई और नेता, किसी और राज्य का मुख्यमंत्री अगर जीत हासिल करता तो इतना बड़ा स्वागत होता? आपने यहाँ ठीक कहा कि एक भव्य वहाँ एक समारोह है, उसमें नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है और स्वागत किया जाना चाहिए, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया है कि जैसा कि हमने पहले भी बताया, चैनल 1 न्यूज ने पहले भी बताया है कि गुजरात में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई नहीं थी, चुनाव नहीं था, वहां नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस चुनाव था। और अगर उसमें वो कांग्रेस को डिफीट देकर अगर आते हैं तो ये बड़ी बात है। और तीसरी बार यानी चौथी बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन अपने पिछले 2 कार्यकाल जो पूरे कार्यकाल में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से वहां की जनता उन्हें फिर से जीती है। एक चीज सिर्फ मैं बताना चाहता हूं नेहा, कि भविष्य तय करेगा कि कौन कितने बड़े कद का नेता है। आज मैं भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बीजेपी में बड़े कद के नेता है, लेकिन जो कटआउट है अगर उसमें अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कद अगर उसमें दिखाया जा रहा है नरेंद्र मोदी का, तो मुझे लगता है कि यह दुखद है, यह अफसोसनाक है। यह भविष्य तय करेगा कि नरेंद्र मोदी बड़े कद के हैं कि अटल बिहारी बड़े कद के हैं। तो इसलिए सिर्फ मुझे इतना कहना है कि उस कटआउट वहां है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का कद कहीं से भी ये नरेंद्र मोदी से कम नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं रहमतुल्लाह जी आपका, लेकिन जिस तरीके से जो तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरें, उसके मुताबिक तो कद जरूर अटल बिहारी वाजपेयी का छोटा यहां नजर आ रहा है। क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत से सभी को बौना कर दिया है? क्योंकि जीत वाकई में काफी मायने रखती है। भले ही बीजेपी कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती कि अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में जीत की बात करें या नरेंद्र मोदी की बात करें, उनका हमेशा से साफ तौर पर यही कहना रहा है कि पार्टी पहचान होती है किसी नेता की, नेता पहचान नहीं होता पार्टी का। क्या आपको लगता है कि अब यह बात कही जा सकती है इस जीत के बाद? बिल्कुल। अभी जो वर्तमान में जितने बीजेपी के नेता हैं इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी उन सब में बड़े कद के नेता हैं। लेकिन मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े कद के नहीं हो सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को आप उस पर्सपेक्टिव में आपको देखना पड़ेगा कि उनका जो पूरा जीवन रहा उसमें जिस तरह की उन्होंने शासक की, जिस तरह की राजनीति की, उसमें उनका कद कितना बड़ा हुआ है। उनको हर जाति, हर धर्म, पूरी दुनिया में एक एक्सेप्टेंस है, उस हिसाब से नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का कई दफे अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया। आपने देखा होगा कि एक देश का एक बड़ा तबका है, एक मुसलमान है, वो इन्हें नहीं स्वीकार कर रहा है। ये चीजें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थी। तो ये भविष्य तय करेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का कद बड़ा है या नरेंद्र मोदी का कद बड़ा है। लेकिन आज वर्तमान में जितने भी बीजेपी के नेता हैं इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी का कद उनमें सबसे बड़ा है। बिल्कुल। बहरहाल इस बैनर के जरिए एक बात तो ये समझी जा सकती है कि जिस तरीके से चौथी बार मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की दौड़ में उनकी उम्मीदवारी को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, इस बैनर के जरिए समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये संदेश देने की जरूर कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की दावेदारी में, उनकी उम्मीदवारी में एक नाम नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं, बीजेपी की तरफ से आगे ला सकते हैं। क्योंकि जो बैनर के जरिए समझाने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है, उसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए थे। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा 3 खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। नमस्कार।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲਾਨਾ